नींद से उठते ही मैंने खुद को एक सॉफ्ट सोफा पर पीका हुआ पाया। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। पतली कमर, लंबी टांगे और आंखों में एक अजीब सा एटीट्यूड। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब चुपचाप मेरा ओबीडियंट पपी बनकर रहो। बाद में मुझे पता चला कि मेरे डैड ने गलती से एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार को पीछे से ठोक दिया था। वो एक लिमिटेड एडिशन मीसू B7 थी और उस गाड़ी की ओनर थी सामने बैठी हुई वो अमीर घर की बिगड़ी हुई प्रिंसेस बाइनिंग बिंग। डैड के पास इतना पैसा नहीं था कि नुकसान भर सके, तो मजबूरी में उन्होंने मुझे बाय फैमिली के यहाँ नौकर बनाकर भेज दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी लिटरली नरक बन गई। कभी वो मुझे रूम में लॉक कर देती और कभी पूरी रात अजीब अजीब तरीके से तंग करती रहती। आखिर एक दिन मेरा सब्र टूट गया। मैंने रात के अंधेरे में अपना सामान उठाया और सीधा भाग निकला। मैं एक छोटे से समुद्री टाउन में छुप गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस अमीर लड़की ने मुझे ढूंढने के लिए पूरे शेंजिंग शहर को ऑलमोस्ट हिला दिया था। सोचते सोचते पता ही नहीं चला और 2 साल और 5 महीने गुजर गए। बाय फैमिली में काम करके जो पैसा बचाया था वो भी अब लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पास के एक टाउन के होटल में वेटर की जॉब कर लेता हूँ। सिंपल सी नौकरी है, शायद किसी का ध्यान भी मुझ पर नहीं जाएगा। होटल के ओनर ने इंटरव्यू लिया। मेरी शक्ल देखकर बोला, लुक्स अच्छे हैं, आज ही काम शुरू करो। मैं जो कभी लाइफ में नौकरी नहीं की थी, पहली बार काम कर रहा था, लेकिन नॉर्मल काम करते हुए भी लोग मुझे नीचा दिखाने लगे। ओए जियाओ फेंग, जरा फ्रंट डेस्क पर तो जाओ, मैनेजर तुम्हें बुला रहा है। वो लड़की मुझे बोलते हुए घूर भी रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैनेजर पसीने में भीगा हुआ था। मुझे देखते ही जल्दी से पास आया और बोला, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। एक बहुत ही डिफिकल्ट गेस्ट आई है, बाकी स्टाफ उसको सर्व करने से मना कर रहे हैं, तुम जाओ। फिर धीरे से वार्निंग भी दी, उस मैडम को बिल्कुल भी नाराज मत करना। वो शेंजिंग से आई हुई कोई बड़ी हस्ती लगती है, होटल की VIP कस्टमर है। मजबूरी में मैंने रूम का डोर नॉक करके अंदर एंट्री ली। मैडम आपको कुछ चाहिए? जैसे ही सामने बैठी लड़की ने मुझे देखा, वो एकदम से जम सी गई। फिर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों तुम बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने दिख रहे हो। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन मैंने तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहा, मैडम शायद आप गलत समझ रही हैं। हम जैसे छोटे शहर में आपके जान पहचान का कोई कैसे हो सकता है? वैसे आपको क्या सर्विस चाहिए? 1 मिनट, क्या आप ब्रदर फैंग हो? वो लड़की अचानक खड़ी हो गई और मेरे आसपास घूमकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मेरी वेटर यूनिफॉर्म को देखते हुए उसने कहा, मुझे लगता है आपका नाम फेंग युवान है, राइट? क्या आप शेंजिंग के बाय फैमिली के मेंबर नहीं हो? उसकी बात सुनकर मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। मैं पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक हाई क्लास बैंक्वेट में गया था। वहाँ मैंने आपको दूर से देखा था, तब आप बाय यंग मिस के साथ खड़े थे। मैडम आपने शायद किसी और को देख लिया होगा। मैंने तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए जवाब दिया, मैं तो यहीं का एक नॉर्मल लोकल हूँ, कभी शेंजिंग गया तक नहीं। अंदर ही अंदर मैं शॉक में था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे पहचान लेगा, लेकिन वो लड़की अब भी मुझे सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। फेंग युवान का जो ऑरा था ना, वो बाय फैमिली ने सालों में डेवलप किया था। तुम जैसे छोटे टाउन के इंसान में इतनी क्लासी प्रेजेंस हो ही नहीं सकती। मैंने तुरंत टॉपिक चेंज किया, मैडम मैनेजर मुझे बुला रहे हैं, अगर आपका और कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाता हूँ। उसने बस हाथ हिला दिया और मुझे जाने दिया। थैंकफुली उसने ज्यादा मुश्किल नहीं की। रूम से बाहर निकलते ही मैं सीधा उस बंदे के पास गया जिसने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा था। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैंने गुस्से में पूछा। हम दोनों कोलीग्स हैं। फिर मुझे जानबूझकर क्यों हंसाया? वो हंसी उड़ाते हुए बोला, भाई तुझे देखकर ही लगता है कोई रिच फैमिली का यंग मास्टर है, बस लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब कर रहा है ना? इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? या फिर हमारी रोजी रोटी का बाउल छीनने आया है? वैसे ऑनर तुझे कितनी सैलरी देता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा मैनेजर के पास गया और रिजिग्नेशन दे दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर बाइनिंग बिंग को मेरे बारे में पता चल गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ दिन तक मैं चुपचाप छुपा रहा। जब मुझे समझ आया कि कोई मुझे ढूंढने नहीं आ रहा, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं सीधा पास के बड़े सिटी में जॉब ढूंढने चला गया। सच कहूँ तो बाय फैमिली में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि बाइनिंग बिंग मुझे हर चीज पर्सनली सिखाती थी। गोल्फ, स्कीइंग, रेसिंग, हत्ता कि यॉट चलाना भी। स्मॉल टाउन में इन स्किल्स का कोई यूज नहीं था, लेकिन बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज थी। बाद में मुझे
एरिया के सबसे बड़े स्की रिजॉर्ट में जॉब मिल गई, साथ ही एक लग्जरी होटल में लॉबी मैनेजर का पार्ट टाइम काम भी। होटल ओनर को मेरी लुक्स बहुत पसंद थी, इसीलिए रिच यंग लेडीज को रिसीव करने का काम अक्सर मुझे ही देता था। एक दिन कुछ अमीर लड़कियों का ग्रुप स्कीइंग के लिए रिजॉर्ट आया। दिन भर मेरी ड्यूटी थी उन्हें स्कीइंग सिखाना। स्की रिजॉर्ट में वो लोग लिटरली सबसे अलग लग रहे थे। उनके कपड़े, उनका एटीट्यूड, उनकी एलिगेंस सब कुछ बता रहा था कि वो किसी बड़े सिटी से आई हैं। ब्रेक टाइम में काफी लड़के चांस मारने, उनसे कांटेक्ट मांगने पहुंच गए। एक लड़की हंसी और बोली, लिटरली यूथ कितनी अच्छी चीज होती है। उस ग्रुप में एक लड़की सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही थी। उसके लंबे बाल नीटली बंधे हुए थे और उसका ऑरा बिल्कुल रॉयल लग रहा था। उसने प्रोफेशनल स्कीइंग गियर्स पहना हुआ था, बाकी बिगिनर्स की तरह रेंटेड क्लोथ्स नहीं। एक नजर में समझ आ रहा था वो डेफिनेटली किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया मेरा इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखना ही बेटर होगा। शाम को होटल ओनर ने पर्सनली बैंक्वेट अरेंज किया और जबरदस्ती मुझे भी गेस्ट एंटरटेन करने भेज दिया। होटल के कुछ हैंडसम स्टाफ बॉयज भी साथ गए। सब लोग क्लियरली रिच गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मजबूरी में सबसे सिंपल सूट पहना और क्वाइटली टेबल के कोने में जाकर बैठ गया। डिनर के बीच ओनर बार बार उन यंग बॉयज को फोर्स कर रहा था कि वो उन रिच गर्ल्स को ड्रिंक ऑफर करें। पार्टी में सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। आखिर ऐसी जगह पर रिच और पावरफुल लोगों से मिलने का चांस बार बार थोड़ी ना मिलता है। और सामने बैठी ये यंग रिच लेडीज खूबसूरत भी थी, स्टाइलिश भी थी और क्लियरली हाई क्लास फैमिलीज से बिलोंग करती थी। कौन सा लड़का उन्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहेगा। एक लड़का तो सीधा खड़ा हुआ और गाना गाने लगा। उसका परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब रिच यंग गर्ल्स जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फिर मेरी बारी आई ड्रिंक्स ऑफर करने की। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पोलाइटली बोला, सॉरी मुझे अल्कोहल पीना नहीं आता, मैं टी से टोस्ट कर लेता हूँ। आप सब इतनी दूर से यहाँ आई हैं, वेलकम। लेकिन मेरी बात सुनकर कुछ रिच यंग गर्ल्स के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। वाओ कितना फेक क्लासी बन रहा है, शराब नहीं पीता, इतना एटीट्यूड। बोलते ही वो लोग मजाक उड़ाते हुए मेरे पास आ गए। कोई मेरा हाथ खींच रहा था, कोई पुश कर रहा था। उस हल्ला गुल्ला में मेरी शर्ट का कॉलर भी नीचे खींच गया। मैंने इरिटेट होकर बोला, अब बस भी करो। तभी वो लड़की जो दिन में मुझसे बात कर रही थी अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बाकी सबको पीछे हटाया और सीधा मेरी तरफ देखा। क्लियरली वही ग्रुप की लीडर थी। बाकी लड़कियां तुरंत चुप हो गई। एक लड़की मजाक में बोली, ओहो मिस टैंग को इस टाइप का लड़का पसंद आ गया है क्या? रिलैक्स, हम कम्पीट नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर मेरी गर्दन के पीछे पड़ गई। वेट, उसके नेक के पीछे वो क्या है? मेरा दिल एकदम संक हो गया। मुझे अचानक याद आया मेरी नेक के पीछे वाला टैटू। मैंने तुरंत कॉलर ऊपर खींचकर उससे कवर करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सबके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मिस टैंग ने आंखें सिकुड़कर धीरे से कहा, ये तो गोल्डन फीनिक्स टैटू है। क्या ये वही सिंबल है जो मैं सोच रही हूँ? बाय निंगबिंग हर चीज में परफेक्ट थी, सिर्फ उसकी हॉबीज थोड़ी वियर थी। उसने जिद करके मेरी नेक के पीछे एक गोल्डन फीनिक्स टैटू बनवाया था। मैं हमेशा सोचता था ये बाय फैमिली का कोई स्पेशल मार्क होगा। इसी वजह से मैं काफी टाइम तक अपसेट भी रहा था। नॉर्मली मैं कॉलर को टाइट रखता था ताकि टैटू दिखे ही ना, लेकिन अभी की पुशिंग में वो एक्सपोज हो गया। मिस टैंग ने सीधा पूछा, तुम वही इंसान हो ना जिसे बाय निंगबिंग इतने सालों से ढूंढ रही है? मैंने रिफ्लेक्स में तुरंत मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन बाकी लोग अब गॉसिप मोड में आ चुके थे। सुना है उस लड़के को बाय फैमिली ने बचपन से खुद ट्रेन किया था, बहुत मिस्टीरियस बंदा है। क्या उसे अबैंडन्ड कर दिया? एक और लड़की हंसी और बोली, तो फिर हमारे साथ चलो ना, वैसे भी काफी क्यूट और फेयर हो। उसी वक्त मिस टैंग ने ठंडी आवाज में सबको रोक दिया, इनफ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। बाय फैमिली का गोल्डन मार्क किसी ऑर्डिनरी इंसान को नहीं दिया जाता। अपर क्लास सर्कल में सबको ये बात पता होती है कि ये बंदा बाय निंगबिंग के लिए ऑर्डिनरी नहीं है। ज्यादा इंटरफियर किया
किया तो खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। सबका मूड इंस्टेंटली खराब हो गया। पार्टी भी जल्दी खत्म कर दी गई। होटल मैनेजर झुक झुक कर उन रिच गर्ल्स को बाहर तक छोड़ने गया। जाते वक्त उसने मुझे एक गुस्से भरी नजर में भी देखा। मैं धीरे से मिस टैंग के पास गया। आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखिए। मिस टैंग ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। दूर देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ छिपे होगे। क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? मैंने हल्का सा स्माइल किया। नहीं, आपका शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। मिस टैंग को लगा शायद मैंने उसकी बात गलत समझ ली। वो मुझे पैसे ऑफर नहीं कर रही थी। वो पूछ रही थी कि अगर बाय फैमिली ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या मुझे ट्रबल होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बाय फैमिली मुझे कब का भूल चुकी थी। कुछ दिन बाद वो रिच गर्ल्स वापस शेनजिंग लौट गई और मेरी लाइफ फिर से शांत हो गई। मैंने फाइनली रिलीफ की सांस ली। लेकिन स्की रिजॉर्ट का ओनर अब मुझे पहले जैसा ट्रीट नहीं करता था। उसे लगता था मैंने किसी रिच यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया और अब वो लोग उससे भी नाराज हो सकते हैं। उस दिन के बाद से रिजॉर्ट का ओनर किसी न किसी बहाने मुझे टारगेट करने लगा। कभी एक्स्ट्रा काम देता था, कभी बिना वजह डांट देता। फिर एक दिन उसने सब स्टाफ को अनाउंस किया, कल शेनजिंग से एक बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है। पूरा स्की रिजॉर्ट उन्होंने प्राइवेट बुक किया है, इसलिए कल टेम्पररीली क्लोज रहेगा। ये सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। डर की वजह से मैंने तुरंत ओनर से लीव मांग ली और डिसाइड किया कि घर में ही रहूंगा। अगली सुबह उठते ही वो अनईजी फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई। दिल बार बार कह रहा था जल्दी सामान पैक करो और कुछ दिन के लिए टाउन छोड़ दो। लेकिन मैं अपनी पैकिंग प्रॉपरली शुरू भी नहीं कर पाया था कि ओनर का फोन आया, जल्दी होटल वापस आओ, इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं। मैंने दिल में सोचा अगर किस्मत में मुसीबत लिखी है तो भाग कर भी नहीं बच सकता। मजबूरी में मैं होटल पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया ओनर ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए मुझे वीआईपी रूम की तरफ धक्का दे दिया। डोर के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को देखते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। दिल ने तुरंत समझ लिया कि गेम ओवर। मैं चुपचाप मुड़कर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने मुझे सीधा हवा में उठा लिया। अगले सेकंड मैं जबरदस्ती वीआईपी रूम के अंदर ले जाया जा चुका था। ओनर मेरा एक्सप्रेशन देखकर समझ गया शायद मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत मुझसे डिस्टेंस बनाने वाला था, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया। रूम में सिर्फ मैं और वो थी। 2 साल बाद भी बाय निंगबिंग उतनी ही खूबसूरत थी। उसके पूरे बॉडी से कोल्ड ऑरा निकल रहा था। ऐसी प्रेजेंस के सामने खड़े होने की हिम्मत भी मुश्किल से हो। वो चुप थी, बिल्कुल चुप, और उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा डेंजरस लग रही थी। उसका चेहरा वैसे भी कम हंसता था, लेकिन अब वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। मैं हल्का सा कांपते हुए बोला, बाय मिस। वो धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आई और रुक गई। लगभग 1.7 मीटर हाइट, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि 1.9 मीटर का मैं भी उसके सामने बच्चा लग रहा था। ब्लैक ड्रेस, नीटली बंधे हुए बाल, लग रहा था जैसे वो किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग से सीधा यहाँ आ गई हो। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, तो तुम इतनी दूर भाग कर आए हो? फेंग युवान। मैंने तुरंत एक फेक सी स्माइल दी। मिस, आप यहाँ कैसे? मुझे देखने आई है क्या? उसकी आंखें और ठंडी हो गई। मेरे साथ मजाक मत करो। तुम्हें लगा इस छोटे से टाउन में छुप जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? काफी हिम्मत आ गई है तुम में। पर निकलते ही होटल में नौकरी तक करने लगे क्या? मैंने तुम्हें ऐसा रेज किया था? मैंने धीरे से जवाब दिया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही तो मैं इतना केपेबल हूँ। फिर क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे आपने मुझे ढूंढा कैसे? बाइनिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगा सिर्फ नाम बदलकर फेंग याओ रख लोगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? जिस मोमेंट तुमने अपना आईडी यूज करके ट्रेन टिकट खरीदा था, उसी वक्त तुम्हारी लोकेशन मेरे पास आ गई थी। मेरा दिल डूब गया। मतलब जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उसी दिन से मेरी लोकेशन एक्सपोज हो गई थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मिस, यहाँ कितने दिन रुकेंगी? उसने बाँव चढ़ाई। क्या मतलब, तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैंने तो अपना कर्ज चुका दिया ना। मेरे फादर ने मुझे आपको 5 लाख वॉन में दिया था। मैं उसका ट्रिपल अमाउंट दे दूंगा। प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और कमा लूंगा। अभी भी मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। ये बोलते हुए मैं पॉकेट से पैसे निकालने लगा, लेकिन उस मोमेंट बाइनिंग का एक्सप्रेशन इतना डेंजरस हो गया जैसे उसका गुस्सा मेरे कपड़ों के पर जला रहा हो। वो अचानक पास आई और मेरी चिन पकड़कर ऊपर उठाई। उसकी आंखों
में अजीब सी हर्ट थी। तो जब तुम भागे थे मुझे लगा तुम किसी ब्लाइंड डेट से बचने के लिए गए हो, लेकिन असली वजह ये थी तुम्हें लगा तुमने अपना कर्ज चुका दिया और अब मुझसे सारे रिश्ते तोड़ सकते हो। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन हर लफ्ज बहुत ही डेंजरस लग रहा था। फेंग युआन, याद रखना इस जिंदगी में तुम मुझसे कभी आजाद नहीं हो सकते। मैंने तुरंत उसका हाथ हटा दिया और सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, किस हक से? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी फ्रीडम खरीद सकता हूँ। मैंने कह दिया था मैं आजादी चाहता हूँ, लेकिन बाइनिंग जो हमेशा अपनी अपब्रिंगिंग और कंट्रोल के लिए जानी जाती थी अपना गुस्सा सीधा बाहर नहीं निकालती। उसने सिर्फ एक गिलास जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, अपनी रेज को अंदर ही दबा लिया। फिर उसने हाथ उठाया और सीधा ऑर्डर दिया मुझे वापस ले जाने का। और इस तरह मैं एक बार फिर प्राइवेट जेट में बैठकर शेंजिंग लौट गया बाय फैमिली के घर। बाय फैमिली मेंशन में कुछ भी नहीं बदला था। मेरा रूम बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसे मैं छोड़कर गया था। ये वही घर था जहाँ मैं और बाय निंग कभी साथ रहते थे। बाय पेरेंट्स सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते थे और मेरे बिना ये मेंशन काफी ठंडा लगने लगा था। मैं अंदर आते ही सब सर्वेंट्स को ग्रीट करने लगा। वो मुझे देखकर जेन्युइनली खुश हो गए जैसे मैं कभी गया ही ना हूँ। लेकिन एक बात क्लियर थी, बाय निंगबिंग का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। मैं उससे डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करना चाहता था। उसने मुझे फ्रीडम तो दे दी थी लेकिन रियलिटी में हर जगह बॉडीगार्ड्स मेरे साथ थे, जैसे मैं एस्केप करने का कोई चांस ही नहीं रखता हूँ। शाम को मुझे एक कॉल आया लेकिन फोन उठाने पर पता चला कि वो बाइनिंग नहीं थी बल्कि उसकी फ्रेंड थी। तुम्हारी मैडम फुली ड्रंक हो चुकी है, जल्दी आके ले जाओ उसे। मैं तुरंत उस लोकेशन पर गया। जैसे ही मैं वीआईपी रूम में इंटर हुआ सब लोग शॉक हो गए। अरे तुम वापस आ गए? लगता है इसलिए वो इतनी ज्यादा पी गई थी। मैं पोलाइटली बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अपनी मैडम को पिक करने आया हूँ। और मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि मेरी नजर एक फेमिलियर फेस पर रुक गई जो कि थी टैंग याओजी वहाँ मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही हल्का सा पॉज लिया और कहा, तो तुम फाइनली वापस आ ही गए? मैंने नॉर्मल टोन में रिप्लाई दिया, जी भाग नहीं सका। उसने थोड़ा और पास आकर धीरे से पूछा, कुछ हेल्प चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में हेल्प कर सकती हूँ। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, इसमें आपको इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। मिट्टी से धुंधली रोशनी में टैंग याओजी की आंखों में थोड़ी सी उदासी थी जब वो मुझे देख रही थी। इधर आओ, जल्दी से मैडम को घर ले जाओ। पीछे के दो सर्वेंट्स ने बाय निंगबिंग को सहारा देकर उठा लिया और बाहर निकल गए। मैं बस कैजुअली डोर बंद कर दिया और उनको बाहर तक छोड़ दिया। कार में बिठाओ। बाय निंगबिंग कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सीट पर लीन कर गई। मुझे लगा उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतनी वीक नहीं है कि वो इतनी इजीली गिर जाएगी, लेकिन अगले ही पल एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल और ठंडी सी प्रेजेंस मेरे पास आई और सडनली बाय निंगबिंग ने मुझे किस कर दिया। एक सेकंड के लिए मैं पूरा फ्रीज हो गया। फिर वो धीरे से वापस सीट पर लीन होगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी भी जाना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन तो दिख रही थी और साथ में वो हर्ट भी थी। मैं बोला, मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता था, मैं अपनी फ्रीडम खुद खरीदना चाहता हूँ। ये तुम्हारा पैसा है, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं रहना चाहता। बाय निंगबिंग का गुस्सा फिर उभर आया। मैंने कब कहा तुम मेरे सर्वेंट हो? तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। मैं बोला, मुझे बस काम करना है, मैं किसी केज में नहीं रहना चाहता, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। इस बार बाय निंगबिंग को रियलाइज हुआ कि मुझे रोकना इतना इजी नहीं है, तो उसने फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज किया। मुझे टेम्पररीली बाय फैमिली के गोल्फ कोर्स में काम पर लगा दिया एज अ वीआईपी गेस्ट असिस्टेंट। उसका प्लान था कि मैं अनकंफर्टेबल फील करूं और खुद ही वापस आ जाऊं, लेकिन मेरे लिए तो काम हो और जहां भी हो सब सेम था। मैं नॉर्मली काम करने लगा, गोल्फ कोर्स पे काम करना था, वीआईपी गेस्ट को गाइड करना और उनके क्वेश्चंस हैंडल करना। मेरा एटीट्यूड भी काफी काम था और पेशेंस भी अच्छा था। ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते थे कि मैं बाय फैमिली से कनेक्टेड हूँ, इसलिए कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता था। और टैंग याओजी भी कभी कभी वहाँ आ जाती थी सिर्फ बात करने के लिए। बाय फैमिली और टैंग फैमिली ऑलमोस्ट इक्वल पावर रखते हैं, इसीलिए सिर्फ वही थी जो बाय निंग के टेरिटरी में फ्रीली आ सकती थी। एक दिन मैं उससे बात कर ही रहा था कि मैनेजर भागते हुए आया और सिचुएशन चेंज हो गई। वो थोड़ा घबराया हुआ था और सीधा बोलने लगा, सॉरी सॉरी मिस टैंग, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और टैंग याओजी ने भी उसको कामली देखा। मैनेजर ने कंटिन्यू किया, यहाँ थोड़ा सिचुएशन बिगड़ गया है, ऊपर से ऑर्डर आया है, वीआईपी गेस्ट ग्रुप बहुत स्ट्रिक्ट है और उनको किसी भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे ऑलरेडी फील हो रहा था कि कुछ बड़ा
खड़ा होने वाला है। टैंग याओजी ने थोड़ा सर टिल्ट करके पूछा, कौन सा वीआईपी? मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, शेनजिंग से आए हुए बाय फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर एक कोल्ड शॉक सा फील हुआ। बाय फैमिली, मेरा नाम ऑलरेडी उस वर्ल्ड से भाग के भी एस्केप नहीं कर पा रहा था। सुना था कि कोई नई अमीर घर की लड़की हंगामा कर रही है, उसने मिस टैंग की गाड़ी तोड़ दी थी, इसलिए मैं जल्दी से मामला संभालने पहुंच गया। उस बेपरवाह नई अमीर लड़की ने तो टैंग याओजी पर हमला करने की भी कोशिश की। मैं तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। ये हमारी खास मेहमान है, कस्टमर्स की हिफाजत करना मेरा काम है। लेकिन उस लड़की को अपनी औकात का जरा भी एहसास नहीं था। जैसे ही मैंने उसका रास्ता रोका, उसने अपने बॉडीगार्ड्स को मुझे पीटने का हुक्म दे दिया। मेरा गुस्सा फूटने ही वाला था कि टैंग याओजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शांत रहने को कहा। तभी बाय निंगबिंग अपने लोगों के साथ आ गई और हमारी मदद की। उसने हंगामा करने वाले लड़की को तुरंत बाहर निकालने का हुक्म दिया और मैनेजर से कहा कि इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि दोबारा उसकी कभी भी मेहमान नवाजी ना की जाए। टैंग याओजी बोली, ये मेरा आदमी है मिस बाई। बाय निंगबिंग ने सामने खड़े आदमी को देखते हुए बावे सिकोड़ी और बोली, वो आजाद है मिस टैंग, उसे अपनी मर्जी से चुनने का हक है। टैंग याओजी ने जवाब दिया, क्या तुमने उसकी गर्दन पर बना टैटू नहीं देखा? दूसरे लोग ना समझे तो अलग बात है, लेकिन तुम तो इसका मतलब जानती हो। मैंने अपनी गर्दन को छुआ और सोचा, इस टैटू का आखिर मतलब क्या है? किसी दिन चुपके से टैंग याओजी से पूछूंगा। लगता है वो बात की सच्चाई काफी अच्छी तरह जानती है। मैं इस बारूद से भरी बातचीत को और बढ़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बीच में ही बात कट कर दी। मिस टैंग, मदद के लिए शुक्रिया। फिर मैं बाय निंगबिंग को लेकर वहाँ से निकल गया। जाते वक्त जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, टैंग याओजी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा निराशा का एहसास था। रास्ते में बाय निंग ने पूछा, तुम उस शहर में उसी की वजह से छुपे हुए थे क्या? मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। पहले तो मैं उसे जानता तक नहीं था। घर लौटने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। मिस बाय, आप मुझे ऐसे मत देखिए। अगर मैं कभी शादी करूंगा तो किसी छोटे शहर की सीधी सादी लड़की से करूंगा, आप लोगों की हाई सोसाइटी की दुनिया से नहीं। जब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा तो मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करके एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। ये सुनकर बाय निंगबिंग अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई और बिना कुछ कहे चली गई। जाने से पहले उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा भी तोड़ दिया। जब भी वो नाराज होती थी, कुछ न कुछ तोड़ देती थी। मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं जिद में उससे खुश भी नहीं होने देना चाहता था। दिल से मैं बस एक शानदार इंसान की तरह पूरी जिंदगी जीना चाहता था। मैं कभी भी हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं था। मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे माँ बाप, सब कुछ मुझे हमेशा यही बताते थे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। शायद एक दिन बाय निंग को कोई सच में उसके लिए सही इंसान मिल जाएगा और तब वो मुझे छोड़ देने की कोशिश करेगी और मैं भी अपने गाँव लौट कर किसी शानदार लड़के को ढूंढ लूंगा और बाकी जिंदगी शांति से गुजार दूंगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मैडम बाय मुझसे मिलने आई। जब मैं पहली बार बाय परिवार के घर आया था, बाय निंगबिंग ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने कभी मुझे नीचा या कमतर नहीं समझा। मैडम बाय ने काफी पहले ही सब कुछ समझ लिया था। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे याद दिलाया था कि मुझे अपनी हद और अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन उनकी बात मैंने हमेशा दिल में रखी। इतने सालों में मैं वही करता रहा था, चाहे बाय निंग मेरे साथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई, पढ़ाई की, पैसा कमाया और अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की। मैडम बाई जानती थी कि इन सब में मेरी गलती नहीं है। असल में बाय निंगबिंग ही जिद पर अड़ी हुई थी और मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो भी इस बात से काफी बेबस महसूस करती। उन्होंने सीधा कहा, फैंग युआन, मैं तुमसे खुलकर बात करती हूँ, तुम दोनों की हैसियत और स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करते। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, मैडम मैं हमेशा से ये बात समझता हूँ। आपके परिवार ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए जब मेरा कर्ज पूरा चुक जाएगा, मैंने कभी वापस आने का इरादा नहीं रखा। मैडम बाई ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अगर तुम फिर से चले गए तो वो तुम्हें ढूंढने से कभी नहीं रुकेगी। अगर तुम सच में उसके भले के बारे में सोच रहे हो तो यंग मास्टर लिन से मिलने और शादी के लिए हाँ कहने को समझाओ। उसके बाद मैंने बाय निंगबिंग के ड्राइवर से पूछा कि वो कहाँ है। पता चला कि वो एक बार में है। मैं
मैं बिना देरी किए तुरंत वहाँ पहुँच गया। बार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देखा और समझा कि मैं कोई आम स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी गर्दन का टैटू दिखा दिया। टैटू दिखाते ही उनका रवैया बदल गया और बड़े आदाब से मुझे अंदर जाने दिया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा बाई निंग बिंग सोफा पर बैठी शराब पी रही थी। उसके पास 2 बॉडीगार्ड्स थे। एक हैंडसम आदमी सोफा पर उसके बिल्कुल करीब बैठा था और शराब का गिलास उसके होंठों तक ले जा रहा था। मैं चुपचाप पास गया और उसे रोकने की सोच ही रहा था कि वो हैंडसम आदमी तुरंत खड़ा हो गया। ये स्टूडेंट कहाँ से आ गया? निकल जाओ, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। मैंने शांत रहकर कहा, मैं उन्हें घर ले जाने आया हूँ। वो हंसकर बोला, आओ छोटे भाई, पहले ये ग्लास खत्म करो, फिर तुम्हें ले जाने दूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई निंग बिंग ने एक जोर की लात मारी और उसे दूर गिरा दिया। धुंधली रोशनी में उसकी आंखों में गहरी तन्हाई साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, और मत पियो, यंग मास्टर लिन घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैडम ने कहा है कि तुम घर वापस चलो। मैं जानता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी चीजों की हकदार है। काफी देर बाद उसने धीरे से एक शब्द कहा जैसे बहुत बड़ा फैसला कर रही हो। ठीक है। यंग मास्टर लिन जब वहाँ से गया तो बहुत खुश था। इतने सालों से बाई निंग बिंग का इंतजार करने के बाद आखिर उसे लगा कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है। चाहे ये सब उसकी एक तरफा मोहब्बत ही क्यों ना हो, लेकिन बाई निंग बिंग का उससे मिलने के लिए राजी होना ही उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत थी। उस वक्त मैं किचन में रात का खाना बना रहा था। जाते वक्त यंग मास्टर लिन ने मुझे खास तौर पर शुक्रिया भी कहा। कुछ दिन बाद यंग मास्टर लिन अपने दोस्तों को उस गोल्फ कोर्स पर ले आया जहां मैं काम करता था। उसने खास तौर पर मेरा नाम लेकर कहा कि मैं उसके साथ रहूं और मदद करूं। मुस्कुराते हुए उसने सबको मेरा परिचय दिया। ये बाई परिवार का आदमी है। इसे बाई परिवार के बारे में सबसे ज्यादा पता है। मैं बाई परिवार के साथ शादी की बात कर रहा हूँ, इसलिए सोचा इनसे थोड़ी सलाह ले लूं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर फैंग, जरा बताइए बाई निंग बिंग को क्या क्या पसंद है। मैं एक एक करके उसकी पसंद की बहुत सी बातें बता दी, खाने पीने से लेकर घूमने फिरने और रोजमर्रा की चीजों तक। यंग मास्टर लिन सब कुछ सुनता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो वाकई एक बड़े खानदान का वारिस लग रहा था, हर अंदाज में शाही और गर्व से भरा हुआ। गोल्फ का मैच खत्म होने के बाद वो संतुष्ट नजर आया और वापस जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़कर मुझे देखा और कहा, मिस्टर फैंग, मुझे पहले से पता है कि बाई निंग बिंग तुम्हें कई सालों से पसंद करती है। मैं हमेशा दूर से सब देखता रहा हूँ और इंतजार करता रहा कि कब उसका दिल बदलेगा। अभी तक मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी औरत है जो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम उसके लायक नहीं हो। वो सिर्फ मुझे ही चुन सकती है। सिर्फ मैं ही उसे वो सब कुछ दे सकता हूँ जो वो चाहती है। उसकी बातें चाकू से भी ज्यादा चुभने वाली थी। सच कहूँ तो ये सब पहले से जानता था, लेकिन जब किसी और के मुंह से ये बात सुनी तो दिल में थोड़ी कसक जरूर हुई। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अपनी औकात और अपनी जगह दोनों पता है। यंग मास्टर लिन फिर बोला, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया। वैसे भी मुझे लगता था कि अब उन दोनों को थोड़ी जगह देने का वक्त आ गया है और मैं भी अपने होम सिटी वाले घर को देखने वापस जाना चाहता था। उस जगह का राज अब तक खोला नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि बाई निंग बिंग मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अगर मैं उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढने में मदद कर दूं तो मेरा सारा कर्ज आखिरकार चुक जाएगा। अंकल लिन ने मेरे लिए एक प्राइवेट जेट तक अरेंज कर दिया। इस बार बाई निंग बिंग मेरे पीछे नहीं आ सकेगी। होम सिटी लौटकर मैं पूरी तरह दुनिया से अलग हो गया। हर दिन समंदर देखता, खाना बनाता और आराम से जिंदगी गुजारता। जिंदगी बहुत शांत और बेफिक्र लग रही थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि आगे क्या होगा इसके बारे में मैंने सोचा और वक्त काटने के लिए मैंने सच में रिश्तों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया। आखिर में मुझे एक मिली जो काफी सीधी सादी लग रही थी और हमने मिलने का फैसला किया। मेरे माँ बाप को शायद कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी उम्र वैसे भी शादी के लिए हो चुकी थी। शेंग जिन की अमीर और नाजुक लड़कियों को देखते देखते मैं थक चुका था। मुझे डर था कि कहीं ऐसी ही जिंदगी ना निकल जाए और मैं कभी शादी ही ना कर पाऊँ। वो लड़की काउंटी गवर्नमेंट में नौकरी करती थी। मिलते ही उसने मेरा काम, मेरे माँ बाप और मेरी पिछली मोहब्बत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लग रहा था कि मेरी शक्ल सूरत से वो काफी खुश थी। मैं सामने बैठी उस साफ सुथरी और शरीफ दिखने वाली लड़की को देखता रहा, लेकिन हर तीसरी बात में वो गाड़ी, घर और प्रॉपर्टी का जिक्र छेड़ देती थी और धीरे धीरे मेरी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसकी मटीरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक सोच को देखकर। वो औरत फिर घमंड से बोली, क्या सच में मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई और स्ट्रिक्ट है? क्योंकि अगर देखो फेंग युआन, मेरी नजर में अभी तुम्हारे पास न कोई ठीक जॉब है और न ही अपना घर। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम थोड़ा एम्बिशियस बनोगे, शादी से पहले घर खरीदना होगा और एक गाड़ी भी लेनी होगी। मेरा छोटा भाई अभी तक शादीशुदा नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि तुम हमारे घर को 10 लाख युवान मतलब कि 1 मिलियन युवान का दहेज भी दो। मैंने सामने रखी कॉफी का एक घूंट लिया और मुस्कुरा कर पूछा, तो क्या मुझे तुम्हारे भाई के लिए एक और गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी? मेरी बात सुनकर वो नाराज हो गई और घूर कर बोली, मेरी सैलरी भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी नौकरी स्टेबल है। मेरी माँ ने कहा है कि फ्यूचर में मेरा पति मेरे छोटे भाई का खर्चा भी उठाएगा। मैंने बेचैनी से सिर हिलाया। मुझे लगा कि मेरा वक्त पूरी तरह बर्बाद हो रहा था। मैं इतना भी निकम्मा नहीं था कि जिंदगी भर के लिए ऐसी इंसान को अपने साथी बना लूं। अकेला रहना ज्यादा बेटर था। कम से कम मुझे खुद पैसे कमाने की काबिलियत तो थी। मैं खड़ा हुआ और कहा, मिस, मुझे लगता है आप डेटिंग या अरेंज मैरिज के लिए स्टेबल नहीं हैं। आप जैसी इंसान को तो बेहतर है कि पूरी जिंदगी अपने भाई के साथ ही रहना चाहिए। ये सुनते ही वो औरत गुस्से में खड़ी हो गई और कॉफी का कप मेरे सर पर फेंकने वाली थी, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही टैंग यूशन ने, जो एलिगेंट स्पोर्ट आउटफिट पहनी हुई थी, सीधा पानी उस औरत के सिर पर डाल दिया। मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे कैसे ढूंढ कर यहाँ आई? टैंग यूशन बोली, मैंने तुम्हारे पुराने स्की रिजॉर्ट के बॉस से पूछा था, उसके पास तुम्हारा एड्रेस था। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि शेंजिंग में अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है? मैं डेट का बिल चुकाकर घर लौट आया और उसके लिए समंदर के किनारे रहते हुए इंसान का दिल अजीब तरह से शांत हो जाता है। शेंजिंग में जो कुछ हुआ था मुझे उसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। बाइनिंग ने बहुत ही सख्त और जबरदस्त तरीके से सीधा सबसे ऊपर वाली पोजीशन हासिल कर ली थी और कुछ दिन पहले ही उसने लिन परिवार की सारी इंडस्ट्रीज और बिजनेस को खरीद लिया था। लिन परिवार बर्बाद हो चुका है और वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। टैंग यूशेंग समंदर की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराई। वो तो बस तमाशा देखना चाहती है और बड़े हंगामे से कभी नहीं डरती। तुम्हें पता है, अगर किसी को तुम्हारी लोकेशन मिल जाए और वो बता दे तो उसे वो 5 मिलियन युवोन का इनाम देगी। मैं हंस पड़ा। अच्छा, मैं इतना कीमती हूँ तो क्या मैं खुद ही अपनी रिपोर्ट कर सकता हूँ? टैंग यूशेंग बोली, मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ। मेरा शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें चाहिए हो। वो बोली, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। एक गरीब लड़का जो बाय परिवार की दौलत और शोहरत को अपनाने के बजाय अपनी आजादी खरीदना चाहता था। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो पहले मुलाकात में ही तुम्हारी लोकेशन बता देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने धीरे से बोला, सच कहूँ तो मैं बाइनिंग बिंग से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर टैंग यूशेंग बहुत हैरान रह गई। फिर क्यों? क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक नौकर था जिसे मेरे बाप ने उसके घर बेच दिया था। मेरे पास क्या हक है? मैं तो एक आम इंसान से भी कम हूँ। इतनी सी काबिलियत लेकर मैं बाय परिवार का दामाद बनने का सपना कैसे देख सकता हूँ? अभी तक मैं इस मानसिक रुकावट को पार नहीं कर पाया हूँ। टैंग यूशेंग बोली, लेकिन तुम तो जानते हो कि बाइनिंग को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, मगर मुझे है। माहौल हल्का करने के लिए टैंग यूशेंग जोर से हंस पड़ी। तुम बाइनिंग बिंग से इतना प्यार करते हो, फिर भी वहाँ रिश्ता देखने गए थे। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें पकड़कर लटका देगी और पिटाई करेगी, और जो औरत अभी मिली थी उससे शायद कुत्तों को खिला दे। मुझे पता था कि मेरा मिल जाना सिर्फ वक्त की बात थी। इस बार बाइनिंग बिंग ने टैंग शुयन का पीछा करते हुए मेरा पता लगाया। जब दरवाजा खुला, टैंग शुयन अभी हंसी मजाक कर ही रही थी, लेकिन बाइनिंग बिंग घर में घुसते ही बिना कुछ सुने टैंग शुयन को एक थप्पड़ मार दिया। मैं जल्दी से दोनों के बीच आ गया। ऐसा मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद जाना चाहता था। बाइनिंग ने मुझे देखा और पूछा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई में जाना चाहते हो? अगर तुमने हाँ कहा तो इस जिंदगी में अगर तुम मुझे ढूंढने नहीं आए, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये पहली बार था जब मैंने बाइनिंग को इतना कमजोर और बेबस देखा, लेकिन मैंने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। मैं अभी तक अपने दिल की दीवार पार नहीं कर पाया। कृपया मुझे विदेश भेज दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे एक आजाद इंसान बनना होगा, तभी मैं खुद को बेहतर बना पाऊंगा और एक दिन आपके करीब आने के लायक हो सकूंगा। बाइनिंग मान गई। आखिर में अमेरिका जाने वाले जहाज में मैं बैठ गया। मुझे पता था कि मैं फिर भी उसकी हिफाजत के दायरे में हूँ। वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत करती थी और मेरे फैसले को मान गई। मुझे पहले से यकीन था कि वो हाँ कहेगी। अगले 2 साल मेरी जिंदगी विदेश में बहुत रंगीन और मेहनत भरी रही। टीचर मेरी
तेज लर्निंग एबिलिटी की तारीफ करते थे। मैं दिन भर पढ़ाई करता, पार्ट टाइम काम करता और साथ ही फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप भी करता था। इन 2 सालों में मैंने काफी पैसा जमा कर लिया। अब मैं मुश्किल से सही लेकिन एक छोटा मोटा अमीर आदमी माना जा सकता था। जब बाहर का मौसम आया मुझे अपना वतन याद आने लगा। मुझे अपने देश का हॉट पॉट और बारबेक्यू बहुत याद आया। मैंने अपना सामान बांधा और तुरंत वापस घर लौटने का फैसला कर लिया। जैसे ही प्लेन से उतरा मैंने सबसे पहले टेन शुयंग को फोन किया। उस वक्त मैं इतनी जल्दी में गया था कि उसे ठीक अलविदा भी नहीं कह पाया था और जो मेरी वजह से मार पड़ी थी उसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाता हूँ। टेन शुयंग मुझे लेने गाड़ी में आई। मैंने खुशी से बोला आखिरकार हॉट पॉट मिल ही गया। मेरा चाइनीज पेट अब जाकर सच में जिंदा हुआ है। मैं सामने वाले की हैरान चेहरे की बिल्कुल परवाह किए बिना बस मजे से खा रहा था। 2 साल बाद मिलने पर टेंग शुयेन काफी बदल चुकी थी। अब उसमें पहली वाली चुलबुली और एनर्जेटिक लड़की वाली बात नहीं रही। उसकी पर्सनैलिटी और एलिगेंट अपीयरेंस इतनी इम्प्रेसिव थी, जो लोग उससे नहीं जानते थे वो आसानी से उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। टेंग शुयेन ने कहा पिछले कुछ सालों में बाइनिंग ने हर जगह अपना असर जमा लिया है। उसकी वजह से ऊपर क्लास सोसाइटी के लोग सिर्फ अपनी फिक्र में लगे रहते हैं। अगर वो बस एक कदम भी जोर से रख दे तो पूरा बिजनेस सर्कल हिल जाता है। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा जल्दी खाओ ना, खाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? वैसे भी मिसबाह लगभग 30 साल की होने वाली हैं और अभी तक शादी नहीं की। अमीर घर के कितने भी लड़के पागल हो रहे हो लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं लगते। मैं शांत आवाज में जवाब दिया जो मेरी किस्मत में होगा वो मेरा ही होगा, जो मेरा नहीं है उसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं पा सकता। जल्दी करने से कोई भी फायदा नहीं। फिर मैंने कहा वैसे एक बात है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था, मेरे गले पर जो टैटू है उसका मतलब क्या है? टेन शुयेन हैरान हो गई। मुझे लगा तुम्हें पहले से ही पता है। ये इस बात की निशानी है कि उसने तुम्हें अपना माना है। हमारे सर्कल में अगर कोई बेवकूफ ना हो तो इस टैटू को देखकर आम तौर पर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन की तरह है। मैं धीरे से बोला अच्छा तो ये बात है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद वो ये निशान सिर्फ एक ही इंसान को देती है। काफी रोमांटिक बात है। विदेश में भी लोग इस टैटू को घूर घूर कर देखते रहते थे। मैं तो समझता था कि ये किसी गैंग का सिंबल है। टेन शुयेंग हंस पड़ी। फिर मैंने पूछा तुम कैसी हो? पिछली बार मेरी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, मैं अब तक उसके लिए माफी नहीं मांग पाया। वो बोली मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ अभी तक मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उस रात बाय परिवार में एक वाइन पार्टी रखी गई थी। मैंने बहुत मिन्नत करके टेंग शुयेन से कहा कि मुझे अंदर ले चलें। पार्टी में एक कोने में बैठकर सब लोगों को देख रहा था। वहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को मैं स्कूल के दिनों से जानता था। जब भी बाइनिंग किसी पार्टी में जाती थी मुझे अपने साथ ले जाती थी। मेरी जिंदगी की ज्यादातर यादें उसी से ही जुड़ी हुई थी। मुझे याद है वो हमेशा गर्व से सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन करवाती थी। हर बार मैं सोचता था मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन करने लायक क्या है। धीरे धीरे उसके दोस्त मजाक में मुझे यंग मास्टर माँ कहकर बुलाने लगे और बाइनिंग ने कभी इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया। हालांकि मैं वो लड़का था जिसे उसके पिता ने उसके घर भेज दिया था। लेकिन हम साथ स्कूल गए, साथ पढ़ाई की, साथ शरारत की, साथ हंसे और खेले। वो मेरे लिए चीजें खरीदती थी, मुझे खुश करती थी और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करती थी। ये सब कुछ ऐसा था जो मेरे अपने माँ बाप ने भी कभी मेरे लिए नहीं किया था। वो मेरे लिए एक दोस्त भी थी और परिवार भी थी। इतने सालों तक बाय परिवार में रहते हुए उसने चुपचाप मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखा और मुझे इन सब बातों का कभी पता भी नहीं चला। उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था लेकिन वो मुझ पर बहुत कम गुस्सा करती थी और जब गुस्सा भी आता तो बस हल्का सा मेरे सिर पर टपकी मार देती। सच में उसका दिल बहुत नरम था। चाहे जुबान थोड़ी तीखी हो, मैं दूर से उसे देख रहा था। हाथ में वाइन का गिलास लेकर वो मेहमानों के साथ सोशलाइजिंग कर रही थी। कई जवान लड़के उसे देखकर प्रभावित हो रहे थे और तो हिम्मत जुटा के वो उससे बात करने जाते, लेकिन वो हर बारी बड़ी शराफत से उन्हें मना कर देती थी। वो आदमी निराश होकर वापस चला गया, लेकिन दूसरे कोने से और आदमी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाइनिंग के पास आते रहे। मैं बस उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। सिर्फ 2 साल ही तो हुए थे विदेश गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था जिसे पूरी एक सदी बीत गई हो। भीड़ को पार करते
हुए वो सीधा मेरी तरफ चल कर आई। आखिर मेरे सामने रुक गई। उसने धीरे से पूछा, तुम वापस कब आए? मैं मुस्कुराया और दिल से एक खुशियों भरी मुस्कान उसकी तरफ भेजी। आसपास के लोग भी रुक कर हमें देखने लगे। मैंने कहा, थक गया था इसलिए घर लौट आया। उसने फिर पूछा, अब फिर जाओगे तो नहीं? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं अब नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही उसने अपनी सारी हिफाजती दीवारें गिरा दी और सीधा मेरी बाहों में आ गई। उन 2 सालों में मेरी सोच काफी बदल चुकी थी। हर इंसान बराबर पैदा होता है, कोई किसी से ज्यादा ऊंचा या खास नहीं होता। और वैसे भी अब मैं खुद भी काफी अमीर और सक्सेसफुल बन चुका था। मुझे लगा था अब वक्त आ गया है कि मैं हिम्मत करूं और उस लड़की का पीछा करूं जिसे मैंने अपनी जवानी से ही चुपचाप प्यार किया था। इस बार मैंने अपना खुद का घर रेंट पर लिया। मैं बाय परिवार के घर वापस नहीं गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बाय निंग की माँ मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा वापस आना अच्छा लगा। 2 साल बाद उन्हें देखकर मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी। मेरी यादों में वो हमेशा एक शानदार, अमीर और अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखने वाली औरत थी। सच कहूँ तो उनका बाय निंग के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता भी नहीं था। वो आमतौर पर उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देती थी, लेकिन आज उनके लहजे में पहले से काफी नरमी थी। इतने सालों से मेरी बेटी किसी भी आदमी से मिलना तक नहीं चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं वो संन्यास लेने का फैसला ही ना कर ले। उस वक्त गलती मेरी ही थी। उस वक्त मैं तुम दोनों को अलग करने पर जिद्दी थी। तुम ही उसके दिल के सबसे बड़ी गिराह हो। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने उसके पिता से भी बात कर ली है। वो तो पहले से ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मैं भी अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। आगे तुम दोनों खुशी से साथ रहना। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी आसानी से उनकी मंजूरी मिल जाएगी। सच तो ये है कि मैंने दिमाग में एक अलग ही सीन बना कर रखा था। मुझे लगता था वो 1 मिलियन युवान मेरे मुंह पर फेंक कर कहेगी, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। और मैं पहले से ही हिसाब लगा कर रखा था कि कितने पैसे मांगूंगा। 1 मिलियन युवान पर तो शायद मैं बिल्कुल भी ना मानता। ये सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई। जब मैं बाइनिंग की माँ को दरवाजे तक छोड़कर आया, कुछ देर बाद बाइनिंग खुद आ गई। उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, मेरी माँ ने तुमसे क्या बात की? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ खास नहीं। उसने सुकून की सांस ली। अच्छा है, मुझे डर था कि कहीं तुम पिछली बार की तरह फिर अचानक चले ना जाओ। मैंने उसकी आंखों में देख कर कहा, अब नहीं जाऊंगा। अब तो मैं तुम्हारे साथ शादी की बात करने के लिए ही यहाँ हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। शादी की तैयारियों के दौरान बाइनिंग ने खास तौर पर मेरे लिए परिवार को गाँव से बुलवाया था। मेरे 2 बड़े भाई काम की वजह से नहीं आ सके, बाकी सब लोग आ गए। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो दिल में एक अजीब सी अजनबियत महसूस हुई। आखिर बचपन में ही मुझे बेच दिया गया था। उस दिन के बाद से उनके साथ मेरा रिश्ता कभी वैसे नहीं रहा था। मेरे और मेरे परिवार के बीच खून का रिश्ता तो था, लेकिन उसमें प्यार बहुत कम रह गया था। बाइनिंग ने उन्हें यहाँ बुलाया भी इसलिए था ताकि मेरा परिवार मेरी शादी अपनी आंखों से देख सके। इस बात के लिए मैं उसका दिल से शुक्रगुजार था। जब मेरे माँ बाप शहर आए, मैंने उनके लिए होटल का इंतजाम कर दिया था, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो बाय परिवार के हवेली में ही रहेंगे और बाइनिंग ने भी उनकी बात मान ली। घर देखते ही मेरे माँ बाप खुशी से बोले, अरे वाह, देखो तो हमारा बेटा सबसे काबिल निकला। अब तो इतने बड़े महल में रहने वाले हैं। उनके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी कि इतने सालों पहले उन्होंने मुझे बेच दिया था। उल्टा वो बाय परिवार की दौलत और ऐश और आराम का मजा ले रहे थे, जैसे मुझे बेचना कोई बुरा काम नहीं था, जैसे उन्होंने मेरे भले के लिए मुझे अमीर घर में भेजा हो। फिर मेरे पिता बोले, फेंग युमान, हम इस बार एक जरूरी बात करने आए हैं। तुम्हारे बड़े भाइयों को देखो, किसी का करियर सेट नहीं हुआ, क्यों ना तुम उनके लिए कोई अच्छी नौकरी लगवा दो। वैसे भी आगे चलकर तुम बाय परिवार के मालिक बनोगे। मेरी माँ भी तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल सही, हमारा घर बहुत छोटा है, बच्चों के रहने की भी जगह नहीं है। तुम्हारी बहनें भी अच्छे घरों में शादी नहीं कर पाई और अब तक हम पर ही निर्भर हैं। हमने सुना है तुमने काफी पैसा कमा लिया है, अब थोड़ा परिवार की मदद भी करो। उनकी आंखों में मेरे लिए ना प्यार था और ना ही अफसोस, सिर्फ लालच और फायदे की सोच थी। मैं गुस्से से भर गया। मुझे लगता है आप सब भूल गए हैं, जब मैं छोटा था अब ही लोगों ने मुझे बाय परिवार को बेच दिया था। अब आप लोग मुझसे इतनी मांगे कैसे कर सकते हैं? ये बाय परिवार का घर है, कोई बाजार नहीं। यहाँ आकर बस मांगे ही मांगे कर रहे हो। इतने सालों में अगर एक चिट्ठी भी बेचकर मेरी खैरियत पूछ ली होती तो शायद मुझे इतना गुस्सा ना आता। मेरी माँ मेरी बातों को सुनकर नाराज होकर बोली, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा, तुम में हमारा खून है और मुझे पता था कि तुम कर पाओगे। तुम्हें बेचा भी इसलिए था क्योंकि हमें पता था तुम्हारी ये जगह नहीं थी और इस वजह से देखो आज तुम कहाँ हो। बोलो मत, मैंने तुम्हें पैदा किया है, आज जो तुम हो वो तुम हमारी वजह से हो। मगर मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि अपने माँ बाप को इतनी ज्यादा गालियाँ देना शुरू कर दिया कि उनके तोते उड़ गए। और फिर आखिर में मैंने और बाइनिंग ने शादी की और शादी की पहली रात ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास सब कुछ है।
पहले मैं जो खुद पर सख्ती दिखाता था तो वो अब खत्म हो चुकी है। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, एक सुंदर बीवी है। हाँ, और ये थी मेरी स्टोरी।